एनसीईआरटी की कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 के पहले अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल की प्रमुख और महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या निम्नलिखित है। यह अध्याय मध्यकालीन भारत यानी लगभग 1000 से 1700 ईस्वी के इतिहास को समझने का आधार देता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। नीचे प्रत्येक प्रमुख बिंदु की संक्षिप्त और स्पष्ट व्याख्या दी गई है। हाँ, तो 1000 वर्षों का कालखंड यानी 1000 से 1700 ईस्वी। यह अध्याय मध्यकालीन भारत के 1000 से 1700 ईस्वी तक के इतिहास को कवर करता है, जिसे प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का मध्यकाल माना जाता है। दरअसल यह समय भारत में बड़े बदलावों का दौर था। इस काल में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे शक्तिशाली शासन स्थापित हुए। साथ ही क्षेत्रीय शक्तियों जैसे राजपूत और मराठा का भी उदय हुआ। यह समय भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस काल के इतिहास को समझने के लिए लिखित स्रोत जैसे तवारीख, शिलालेख और सिक्के, पुरातात्विक स्रोत जैसे मंदिर और मस्जिद और मौखिक परंपराएं जैसे लोक कथाएं उपयोगी हैं। विदेशी यात्रियों जैसे अल बिरूनी और इब्न बतूता के वृत्तांत भी महत्वपूर्ण हैं। ये स्रोत इतिहासकारों को उस समय की घटनाओं, जीवन शैली और संस्कृति की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए अल बिरूनी ने भारत की सामाजिक संरचना और विज्ञान पर लिखा, जबकि पुरातात्विक स्रोत जैसे कुतुब मीनार इस काल की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। वैसे ये स्रोत पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इतिहासकार इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अब जानते हैं नए और पुराने की परिभाषा के बारे में। इस काल में हिंदुस्तान, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे नए शब्द सामने आए। मध्यकाल शब्द यूरोपीय इतिहास से लिया गया, लेकिन भारत में इसका अर्थ अलग है। हिंदुस्तान का प्रयोग भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में दर्शाने के लिए हुआ। यह शब्द उस समय की एकता और विविधता को दर्शाता है। मध्यकाल का भारतीय संदर्भ यूरोप के अंधकार युग से अलग है, क्योंकि भारत में यह समय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का था। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक रही और फिर मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 तक, इन दोनों का उदय भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। दिल्ली सल्तनत ने भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की, जबकि मुगल शासकों जैसे कि अकबर ने साम्राज्य को और भी मजबूत किया। लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों जैसे राजपूत, मराठा और सिख ने स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता बनाए रखी। इससे भारत की शासन प्रणाली की विविधता साफ झलकती है। इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था में भी कई अहम परिवर्तन हुए। नई फसलों जैसे मक्का और तंबाकू का आगमन हुआ, व्यापार का विकास हुआ और यूरोपीय व्यापारी, खासकर पुर्तगाली और डच, भारत में आए। इन नई फसलों ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। साथ ही यूरोपीय व्यापारियों के साथ समुद्री व्यापार ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। अब अगर सामाजिक बदलावों की बात करें तो जाति व्यवस्था में और जटिलता आ गई थी और भक्ति तथा सूफी आंदोलनों का उदय हुआ। भक्ति संत जैसे कबीर और नानक और सूफी संत जैसे चिश्ती और सुहरावर्दी, इन्होंने सामाजिक समानता और भक्ति पर जोर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। हालांकि जाति व्यवस्था ने सामाजिक संरचना को और भी जटिल बना दिया। सांस्कृतिक स्तर पर भी इस समय बड़े बदलाव देखने को मिले। इस काल में उर्दू और हिंदी जैसी नई भाषाओं का विकास हुआ, जो सांस्कृतिक मिश्रण का परिणाम थीं। साहित्य और स्थापत्य में भी नए प्रयोग हुए, जैसे कुतुब मीनार और ताजमहल जैसी इमारतें। स्थापत्य में इस्लामी और भारतीय शैलियों का अनूठा संयोजन हुआ, जो आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। इस दौर में नई तकनीकों का आगमन हुआ। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, बारूद और तोपों का उपयोग और कागज का प्रसार, ये कुछ अहम बदलाव थे। दरअसल इन तकनीकों ने कृषि और युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल दिया। उदाहरण के लिए बारूद के इस्तेमाल से युद्धों में तोपें बेहद महत्वपूर्ण हो गईं, वहीं कागज ने लिखित दस्तावेजों और प्रशासन को काफी सुगम बना दिया। अब अगर हम क्षेत्रीय और स्थानीय विविधताओं की बात करें
तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बंगाल, दक्कन और राजस्थान में बिल्कुल अलग अलग परंपराएं और संस्कृतियां देखने को मिलती थीं। सच कहें तो इस काल में भारत की सांस्कृतिक विविधता बहुत स्पष्ट थी। उदाहरण के लिए बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन काफी लोकप्रिय था, जबकि दक्कन में बहमनी सल्तनत की स्थापत्य कला प्रमुख थी। यह विविधता हमेशा से भारत की पहचान रही है। हिंदुस्तान शब्द का उपयोग भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में दर्शाने के लिए हुआ। विदेशी यात्रियों ने भारत को एक समृद्ध और विविध देश के रूप में देखा। यह शब्द उस समय की एकता और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है, भले ही भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। दिल्ली सल्तनत के शासक जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मुगल शासक अकबर और भक्ति सूफी संत जैसे कबीर और नानक, ये सभी अपने अपने समय में बहुत महत्वपूर्ण रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, जबकि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। भक्ति और सूफी संतों ने सामाजिक सुधार और एकता पर जोर दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। स्रोत पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इतिहासकारों को तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। तवारीख अक्सर शासकों के पक्ष में लिखी गईं, जिससे आम लोगों की कहानियां छूट सकती हैं। इतिहासकारों को पुरातात्विक और मौखिक स्रोतों का उपयोग करके संतुलित दृष्टिकोण बनाना पड़ता है। यह अध्याय मध्यकालीन भारत की जटिलता और विविधता को समझने का आधार देता है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास केवल शासकों की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों की कहानी भी है। यह काल भारत की समृद्ध धरोहर और सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक है। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? उत्तर अतीत में विदेशी उन लोगों को माना जाता था जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, जैसे यात्री, व्यापारी या आक्रमणकारी। उदाहरण के लिए अल बिरूनी जो मध्य एशिया से आए थे, इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे और मार्को पोलो जो इटली से आए थे। इन विदेशी यात्रियों को विदेशी माना जाता था। ये लोग भारत की संस्कृति, समाज और शासन व्यवस्था का अध्ययन करने आए और अपने वृत्तांत लिखे। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को बताइए। उत्तर मध्यकाल यानी कि 1000 से 1700 ईस्वी के बीच हुए प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तन सिंचाई तकनीक में, जैसे नहरों और राहट यानी पानी के पहिए का उपयोग, जिसने कृषि उत्पादन को सचमुच बढ़ा दिया। युद्ध तकनीक में बारूद और तोपों का आगमन हुआ, जिससे युद्ध की रणनीति पूरी तरह बदल गई और मुगलों ने तो इसका खूब उपयोग किया। कागज के प्रसार से लेखन और प्रशासनिक दस्तावेजीकरण काफी बढ़ा और कपड़ा उद्योग में भी, जैसे चरखा और हथकरघा तकनीकों में सुधार हुआ, जिससे कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा मिला। इस काल के दौरान हुए कुछ प्रमुख धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। उत्तर इस काल में धार्मिक परिवर्तन हुए। भक्ति आंदोलन के तहत कबीर, नानक, मीराबाई जैसे संतों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। यह आंदोलन हिंदू और मुस्लिम समुदायों को जोड़ने वाला था। वहीं सूफी आंदोलन में चिश्ती और सुहरावर्दी जैसे सूफी संतों, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ने प्रेम, सहिष्णुता और एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। नए धार्मिक विचारों की बात करें तो सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की, जो एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता पर आधारित था। इस्लाम का प्रसार भी हुआ। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों के साथ इस्लाम का प्रभाव बढ़ा, लेकिन सह अस्तित्व भी देखने को मिला। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? उत्तर हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ बदला है। प्रारंभ में यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान यह शब्द सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को दर्शाता था, जिसे विदेशी, खासकर पर्शियन, हिंद कहते थे। फिर मध्यकाल में यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान हिंदुस्तान उत्तरी भारत, खासकर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को संदर्भित करने लगा। बाद में 17वीं से 18वीं शताब्दी में यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में इस्तेमाल होने लगा और आधुनिक काल में हिंदुस्तान भारत देश का पर्याय बन गया, जो सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। तो जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? उत्तर है कि मध्यकाल में जातियों के मामले कुछ इस तरह से नियंत्रित किए जाते थे। सबसे पहले सामाजिक नियमों की बात करें तो वर्ण और जाति व्यवस्था समाज को संगठित करती थी।
ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च स्थान पर थे और सामाजिक नियमों का पालन धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं से होता था। इसके अलावा शासकीय नियंत्रण भी था। शासक और स्थानीय प्रशासक जातिगत विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों का सहारा लेते थे। गांवों में जाति पंचायतें सामाजिक नियमों जैसे कि विवाह और व्यवसाय को लागू करती थीं और विवादों का निपटारा करती थीं। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो भक्ति और सूफी आंदोलन ने जातिगत भेदभाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था समाज में गहरी जड़ें जमाए रहीं। सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर: सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और समुदायों को एक केंद्रीकृत शासन के तहत एकजुट करता हो। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत, इसने उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों को एक शासन के तहत लाया। मुगल साम्राज्य अकबर के शासन में यह साम्राज्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला, जिसमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को शामिल किया गया। विशेषता: ऐसे साम्राज्य में केंद्रीकृत प्रशासन, एक समान कर प्रणाली और सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर होता था। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उत्तर: पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों को निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। पक्षपात: पांडुलिपियां अक्सर शासकों या उच्च वर्ग के दृष्टिकोण से लिखी जाती थीं, जिससे आम लोगों की कहानी छूट जाती थी। क्षति और अपठनीयता: पुरानी पांडुलिपियां खराब हो सकती हैं या उनकी भाषा या लिपि समझना मुश्किल हो सकता है। विभिन्न प्रतियां: एक ही पांडुलिपि की कई प्रतियों में अंतर हो सकता है, जिससे सटीक जानकारी चुनना कठिन होता है। सीमित दायरा: पांडुलिपियां मुख्य रूप से शासकीय या धार्मिक विषयों पर केंद्रित होती थीं, जिससे सामाजिक जीवन की पूरी तस्वीर नहीं मिलती। भाषा की जटिलता: उस समय की भाषाएं जैसे फारसी या संस्कृत आधुनिक इतिहासकारों के लिए समझना चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? विभाजन का आधार: इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर विभाजित करते हैं। भारत में यह विभाजन आमतौर पर 3 भागों में किया जाता है: प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता से गुप्त काल तक, यानी लगभग 3300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। मध्यकाल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, लगभग 700 से 1700 ईस्वी तक। आधुनिक काल औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद, यानी 1700 ईस्वी से अब तक। कठिनाइयां भी आती हैं। काल का अतिव्यापन यानी परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं, इसलिए सटीक तारीखों से युगों को अलग करना मुश्किल है। क्षेत्रीय विविधता: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन अलग अलग समय पर हुए, जिससे एक समान विभाजन जटिल हो जाता है। स्रोतों की कमी: कुछ कालखंडों के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं मिलते, जिससे सटीक समय सीमा तय करना कठिन होता है। और यूरोपीय प्रभाव: मध्यकाल जैसे शब्द यूरोपीय इतिहास से लिए गए हैं, जो भारतीय संदर्भ में पूरी तरह लागू नहीं होते। ये उत्तर मध्यकालीन भारत के संदर्भ में अध्याय की प्रमुख बातों को स्पष्ट करते हैं। यह काल सामाजिक, धार्मिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का दौर था, जिसने भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को आकार दिया।